मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम उपस्थित हैं हिंदी शिक्षण में लेक्चर नंबर 6 लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बहुसांस्कृतिक कक्षा की। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं ये चर्चा करूं उससे पहले एक बार ये पूरा बोर्ड आपको दिखाया जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और नोट्स बना सकें। तो आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा। देखिए, बहुसांस्कृतिक, अगर हम इस शब्द पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि बहुधन संस्कृति, और बहु और संस्कृति है, एक प्रत्यय लगा, साथ में जुड़ा है कक्षा। बहुसंस्कृति की कक्षा, बहु माने बहुत से या अनेक, संस्कृत माने संस्कृतियों की कक्षा। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा का यदि आप शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक संस्कृतियों की जो कक्षा होती है उस कक्षा को कहते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा। अब इसी में हम इसी के संदर्भ में पहले परिभाषा पढ़ते हैं। वह कक्षा जिसमें अनेक संस्कृतियों के विद्यार्थी उपस्थित होते हैं उसे बहुसांस्कृतिक कक्षा कहते हैं। समझ गए आप? बहुसांस्कृतिक, अनेक संस्कृतियों की कक्षा। तो जब एक ही कक्षा में कई संस्कृति के विद्यार्थी उपस्थित हों तो वो कक्षा कहलाती है बहुसांस्कृतिक कक्षा। लेकिन दोस्त, मैं बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात करूं, इसकी चर्चा करूं, उससे पहले आपके मन में भी एक विचार जरूर आया होगा कि हम बार बार अनेक संस्कृति, बहुत संस्कृति की बात करते हैं, तो वास्तव में संस्कृति क्या है? व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या है? तो दोस्त याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के खान पान, पहनावा, उसके रीति रिवाज, उसके रहन सहन आदि को संयुक्त रूप से संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति। किससे? खान पान से, पहनावा से, रीति रिवाज से, उसके रहन सहन से। और एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि आपने गौर किया होगा, यहां मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा, धर्म। जैसे ही धर्म परिवर्तित होता है, पहनावा, रीति रिवाज, खान पान अपने आप बदल जाता है। इसका मतलब संस्कृति का कहीं न कहीं संबंध धर्म से भी है। तो आप और सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि एक ही कक्षा में कई धर्मों के विद्यार्थी बैठे हों, क्योंकि अगर अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो एकदम तय है कि उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अलग अलग हो जाएगी। तो अगर एक ही कक्षा में कई धर्म के विद्यार्थी बैठे हैं तो ऐसी कक्षा को कहेंगे बहुसांस्कृतिक कक्षा, क्योंकि धर्म अलग होते ही उनकी संस्कृति अलग हो जाएगी। आप खुद से, आप टीचर बनने की तैयारी में हैं, मैच्योर बच्चे हैं, कल्पना करके देख लीजिए, पंजाबियों का पहनावा देख लीजिए, हमारा पहनावा देख लीजिए, इस्लाम में जो है पहनावा देख लीजिए, ठीक है, जैनियों का पहनावा देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं, यही नहीं, उनका खान पान, उनके उठने बैठने का तरीका, उनके पूजा स्थल, उनके पूजा पाठ का ढंग, ये सब कहीं ना कहीं सबके एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। इसी को संस्कृत कहते हैं। तो जब एक कक्षा में कई संस्कृति या कई धर्म के बच्चे एक साथ बैठे होते हैं तब उसे कहते हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा। बात अब मुझे उम्मीद करता हूं आप बेहतर समझ गए होंगे। अब आइए बहुसांस्कृतिक कक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें। हम बात करें मल्टीकल्चरल क्लास के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो तथ्य क्या क्या है। देखिए दोस्त, बहुसांस्कृतिक कक्षा से एक क्वेश्चन कभी कभी आता है और इसमें सीधा सीधा इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इस तरह से करके सीधा सीधा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है दोस्त कि इसके मेन फैक्ट क्या है। बहुत शार्ट में मैं आपके लिए अच्छी चीज लेकर आया हूं। पहली चीज, बहुसांस्कृतिक कक्षा अध्यापक हेतु आरंभ में एक चुनौती होती है। क्या होती है? एक चुनौती होती है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के विद्यार्थी अपने समान संस्कृति के विद्यार्थियों से अधिक घुलना मिलना पसंद करता है। ऐसे में आपसी अंतःक्रिया प्रभावित होती है।
बहुत अच्छा सारे का तथ्य ले आया, मैं सार ले आया दोस्त। देखो दोस्त, है क्या कि जब एक ही कक्षा में अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के विद्यार्थी होंगे, तो जो विद्यार्थी जिस रिलीजन का होगा, जिस कल्चर का होगा, वो अपने समान रिलीजन और समान कल्चर के विद्यार्थी के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके विचारों में सिमिलरिटी होगी। भाई आप मस्जिद कह रहे हैं, मुझे पता है मस्जिद क्या है, लेकिन जो हिंदू धर्म का छोटा बालक है उसे पता ही नहीं मस्जिद क्या है। अब आपने मस्जिद कहा, उसको पता ही नहीं है मस्जिद क्या है, तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन गैप होने लगेगा, और यह कम्युनिकेशन गैप जो है वो बच्चे को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने में प्रभावित करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा में दिक्कत क्या आती है कि जो जिस धर्म का, जिस रिलीजन का या जिस कल्चर का बच्चा है, वो अपने समान कल्चर के बच्चे के साथ घुलना मिलना ज्यादा पसंद करता है। ऐसी अवस्था में अब हमारी व्यवस्था यह है कि हम बच्चों को आपस में अंतःक्रिया कैसे कराएं, और हमने बहुभाषिक कक्षा में भी यही बात आपसे कही कि जब तक बालक अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक बालक सीखेगा नहीं, और कहीं ना कहीं बहुसांस्कृतिक कक्षा अंतःक्रिया में बाधक है। इसीलिए यह अध्यापक के लिए क्या है, एक चुनौती है, एक समस्या तो नहीं है बट एक चुनौती है। ठीक, बात इतनी समझ गए आप मेरी? आइए पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को स्वयं अनेक संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह समय समय पर उनका महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकर्षित कर सके। अब ये जो हमने यहां समस्या रखी है, उस समस्या का समाधान इस पॉइंट में है। देखिए, जब बहुसांस्कृतिक कक्षा होगी तो वहां अध्यापक को खुद अनेक संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए। जब अध्यापक को अलग अलग संस्कृतियों का, अनेक संस्कृतियों का ज्ञान होगा, तो वो समय के अनुसार बच्चे को ऐसी एक्टिविटी कराएगा बच्चों से कि दूसरे बच्चे उसकी संस्कृति सीखने को आकर्षित होंगे। मान लीजिए रमजान का पवित्र माह चल रहा है। अब क्लास में अध्यापक ने क्या किया, एक बच्चे को तैयार कराया, और उस बच्चे को, मान लीजिए बच्चे का नाम मोहम्मद लतीफ है, उसने मोहम्मद लतीफ को तैयार कराया अच्छे से, और उसने बच्चों के सामने एक लेक्चर दिलवाया, एक भाषण दिलवाया जो रमजान की महत्ता को व्यक्त करने वाला है। रमजान की महत्ता, जैसे रमजान की महत्ता क्या है दोस्त, हम भी देखिए, जब दूसरे धर्म के लोगों के साथ आप अंतःक्रिया करते हैं तभी ये बात सीख पाते हैं। मैंने भी एक जो है इस्लाम की महिला हमारे साथ थी, मैंने उनसे ये बात सीखी। उन्होंने कहा कि रमजान का मतलब केवल खुदा की इबादत करना नहीं है। रमजान का जो वास्तविक अर्थ है वो समाज की प्रत्यक्ष समस्याओं से जुड़ा है। जैसे हमारे समाज में काहे की समस्या है, भोजन की समस्या है, पानी की समस्या है कि नहीं? तो जब आप दिन भर प्यासे रहते हैं, तेज प्यास लगती है, फिर भी पानी नहीं पीते, यहां तक कि जो है अपना थूक भी अंदर नहीं घोंपते हैं, निगलते हैं, ऐसी अवस्था में आपको यह समझ में आता है कि वास्तव में पानी कितना महत्वपूर्ण है और पानी के बिना कैसी स्थिति होती है। दिन भर आप भूखे रहते हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है और बिना भोजन के इंसान की क्या दशा होती है। तो रमजान कहीं ना कहीं हमें जल का महत्व समझाता है, भोजन का महत्व समझाता है। अगर टीचर एक बच्चे के द्वारा इस तरह की एक्टिविटी कराए, इस तरह की भाषण दिलाए, इस तरह की बातें कहाए, तो कहीं ना कहीं बच्चा, दूसरा बच्चा जो हिंदू धर्म का है, जिसे नहीं पता है कि रमजान किसे कहते हैं, रोजा क्या होता है, रोजे में क्या किया जाता है, अगर बालक उसे बताएगा कि इस तरह से पवित्र माह को रमजान कहते हैं, इसमें रोजा होता है, रोजे में ये किया जाता है और रोजे का ये महत्व है, तो दूसरे धर्म के बच्चे भी उस चीज को जान लेंगे और तब वो उससे और अंतःक्रिया करेंगे। जो उनके मन में क्वेरी उठेगी वो उस बालक से बाद में बातें कर करके पूछेंगे कि यार जब तुम प्यासे रहते हो तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है, कैसे प्यासे रह लेते हो।
हमसे तो एक बार भी नहीं रहा जाता है। इस तरह जो तब जब बालक आपस में खूब अंतःक्रिया करेगा तो तेजी से सीखेगा और एक दूसरे की संस्कृतियों को सीखेगा। तब वो बच्चा, हिंदू धर्म वाला बच्चा भी बताएगा कि यार हमारे यहां भी नवरात्र का व्रत होता है, मेरी माता जी रहती हैं लेकिन वो पानी पी लेती हैं, फलाहार आदि करती हैं, लेकिन अन्न नहीं खाती, पूरे 9 दिन नमक भी नहीं खाती हैं माता जी 9 दिन। तो मतलब अब मुस्लिम इस्लाम धर्म का बच्चा सीखा कि नवरात्र में क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है। तो इस तरह से दोस्त, अगर अध्यापक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में अनेक संस्कृतियों का ज्ञान है और वह बच्चों को आपस में अंतःक्रिया करा सके, इस समय जैसे नवरात्र का महीना आया, अब एक बच्चे को आपने तैयार किया जो नवरात्र के बारे में बताया, नवरात्र क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या किया, तो दूसरे बच्चे भी जान गए। इसी तरह से मान लीजिए गुरु नानक जी का जन्मोत्सव का पर्व आया, तो जो है एक पंजाबी बच्चा खड़ा हुआ, उसने गुरु नानक देव के बारे में बताया, जो है सिख धर्म की विशेषताओं के बारे में बताया, सिख धर्म के सद्भाव के बारे में बताया। तो इस तरह से जब समय समय पर, ये तो मैंने केवल एक भाषण दिया, इसी में हम आप कविता गान भी करा सकते हैं, इसी में छोटे एकांकी नाटक का भी अभिनय करा सकते हैं। तो इस तरह से जब बालक एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति की विशेषताओं को साझा करेगा तो वो उस चीज को बड़ी तेजी से सीखेगा। तीसरा पॉइंट, अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है, अध्यापक को समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जिससे अलग अलग संस्कृति के बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देकर दूसरे विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की विशेषता बता सके। बिल्कुल, मैंने इस सेकंड पॉइंट में ही थर्ड पॉइंट को जो है इंक्लूड कर लिया था, दूसरे में ही हमने तीसरे को समाहित कर लिया था। मैंने जो आपसे बात कही दोस्त कि अगर मल्टीकल्चरल क्लास है तो अध्यापक को चाहिए कि वो अलग अलग समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करे जिससे दूसरा बच्चा उस संस्कृति को जानने के लिए लालायित हो और उसकी विशेषताओं को जान सके। तो दोस्तों, हमने केवल मात्र 3 पॉइंट में बहुसांस्कृतिक कक्षा की सारी बातों को समाहित कर दिया है। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको रखता हूं सामने, क्योंकि आपके मन में ये लगा होगा कि यार ये किस तरह का टॉपिक है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, इससे कभी प्रश्न बनता है नहीं बनता है। मुझे पता है इस टॉपिक पर आते ही बच्चे सोचने लगते हैं कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए प्रश्न रखा, यह प्रश्न परीक्षा का प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में सत्य है इसमें बालक आपसी अंतःक्रिया नहीं करते हैं। चारों विकल्प मैं पढ़ता हूं, आप पहले अपना उत्तर टिक करें, फिर मैं चर्चा करूंगा। इसमें बालक आपसी अंतःक्रिया नहीं करते हैं, बालक दूसरी संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होता है, बालक कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल, पहले इनके अनुसार अपनी को टिक करिए। मुझे पता है आपने यही उत्तर टिक किया और यही उत्तर सही भी है। देखो दोस्त, बहुसांस्कृतिक कक्षा में बालक आपसी अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये गलत है। बहुसांस्कृतिक कक्षा भी क्या है, जैसे मैंने बहुभाषी कक्षा को बताया ना कि बहुभाषी कक्षा आरंभ में अध्यापक के लिए चुनौती है, किंतु बाद में जाकर के वो क्या हो जाती है, एक संसाधन। उसी तरह से बहुसांस्कृतिक कक्षा भी आरंभ में एक चुनौती है लेकिन बाद में संसाधन हो जाती है। क्यों संसाधन हो जाती है? क्योंकि बच्चा एक ही कक्षा में कई संस्कृतियों की विशेषताओं को एक साथ सीख सकता है। तो ये तो एक रिसोर्स हो गया ना, एक संसाधन हो गया। वह कक्षा क्या हो गई, एक संसाधन हो गई। तो इसलिए अंतःक्रिया नहीं करते हैं, यह गलत। अगर अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो ऐसी कक्षा का महत्व ही नहीं रहेगा। बालक आपसी संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होता है, सही बात है। इसमें बच्चा इस्लाम के बारे में जानेगा, बौद्ध धर्म के बारे में जानेगा, जैन धर्म के बारे में जानेगा। अच्छा, तीसरा, बालक कक्षा में पढ़ने में रुचि नहीं लेता। बिल्कुल लेता है दोस्त, या आपको पता है यदि एक बार मल्टीकल्चरल क्लास में बच्चे के अंदर आप जिज्ञासा पैदा कर दें तो वो बच्चा खुद इतना जिज्ञासु हो जाता है कि वो दूसरी की क्रियाओं में बहुत तेजी से भाग लेना शुरू करता है। और ये देखिए, सृजनात्मक शक्ति का विकास धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ता, सृजनात्मक शक्ति का विकास तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब अलग अलग संस्कृतियों से परिचित होगा तो हर धर्म ने किसी न किसी संस्कृति को अपनी तरफ से, हर चीज को किसी न किसी धर्म की संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो जब बच्चा वहां देखेगा तो वो खुद ब खुद इस चीज से परिचित होगा कि यार यहाँ तो हमने इस्लाम में, अब जैसे मैंने कहा ना कि रोजे का महत्व, अब जब बच्चा अगर ज्यादा पानी बह रहा है, नल देखेगा, उसे तुरंत याद आएगा कि यार इस्लाम में देखिए कितनी अच्छी बात कही गई कि हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ये देखिए नल चल रहा है, वो तुरंत दौड़ के टोटी बंद कर देगा। तो इस तरह से बच्चे का जो सृजनात्मक विकास है वो सृजनात्मक विकास धीमा नहीं पड़ता है बल्कि तेज हो जाता है। ठीक है, तो दोस्त, ये रही बहुसांस्कृतिक कक्षा। इससे इसी तरह के प्रश्न बनेंगे, उम्मीद करता हूं बेहतर समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे जो है समावेशी कक्षा की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।